ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत निम्नलिखित श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं, जिनमें है अरावली पर्वत, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, सतपुरा पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी, दक्कन का पठार, अन्नामलाई पहाड़ी और कायदामम पहाड़ी। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ से कुछ जो हैं प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। दामोदर नदी हो गया, जैसे स्वर्णरेखा नदी हो गया, दामोदर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटों में पूर्व की ओर बहती हैं और हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर स्वर्णरेखा नदी जो है दामोदर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटों में पूर्व की ओर बहती हैं और हुगली नदी में मिल जाती हैं। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के रसपष्ट भागों में बांटती हैं पठार को, और दामोदर के उत्तर में हजारीबाग पठार है और दक्षिण में रांची पठार है। रांची पठार भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय यानी कि चट्टानी टीले नहीं पाई जाती हैं। भारत में 3 नदियां अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। पहला नर्मदा, दूसरा तापी और तीसरा दामोदर। भ्रंश घाटी जो है जमीन का नीचे धसा हुआ हिस्सा बोलते हैं उसको। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी के तट पर रांची स्थित है। ठीक है, एवं स्वर्ण नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। छोटा नागपुर का पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में है। शिलांग पठार और मेघालय पठार की बात करें तो शिलांग पठार कोई स्वतंत्र पठार ना होकर प्रायद्वीपीय पठार के भारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और यद्यपि शिलांग पठार की अवस्थिति हिमालय के नज़दीक है, लेकिन वास्तव में यह राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। बीच के भाग में गैप आ गया है क्योंकि बीच का भाग धसक गया है, अवतलित हो गया है। इस अवतलित भाग को ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी ने अपने जलोढ़ निक्षेपों से भर दिया है। ठीक है, इस गैप को राजमहल या मालदा गैप कहते हैं। 5 पहाड़ियाँ हैं, देखो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है और निखिल रेगमा जो है वो असम में है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेंग है, गारो पहाड़ी के अंतर्गत पड़ता है। यह विंध्य पर्वत श्रेणी की बात करें आप तो विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के बीच के दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार जो है एमपी में है। और विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी है। सतपुरा के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। सतपुरा पहाड़ी पर्वतीय श्रेणी की बात करें अब तो भारत में एकमात्र जो है ब्लॉक पर्वत है। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी और दबाव पर्वत भी कहते हैं इसको, बीच के भाग को। ठीक है, पश्चिम से पूर्व 3 पहाड़ी हैं, राजपिपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। ठीक है, और सतपुरा की ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर है। मेवाल पहाड़ी एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। मेवाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक चोटी के पास से ही नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए खंबा की खाड़ी में गिरती है एवं सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं और उत्तर में गंगा की तरफ प्रवाहित होती हैं। पटना में गंगा से मिल जाती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ चोटी के पास ही स्थित है। सतपुरा पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। दक्कन पठार की बात करें तो सतपुरा पहाड़ी पश्चिम घाटी पूर्वी घाट के मध्य में है। पूर्वी घाट में पश्चिम मुख्य सतपुरा दक्कन जो है मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप के चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन पठार के अंतर्गत निम्नलिखित शाखाओं को शामिल किया जा सकता है। हरिश्चंद्र पहाड़ी हो गया एमपी में, बालांगल पहाड़ी एमपी में, अजंता एमपी में और अविलगढ़ की पहाड़ी एमपी में। अब देखो, दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य पठार के अंतर्गत बस्तर का पठार है और 3 का एकमात्र भंडार है यहाँ। और महानदी बेसिन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार का उत्तर वाला हिस्सा घाटी नुमा इलाका है। ऐसे इलाके को बेसिन कहते हैं, गहरा होता है। यह क्षेत्र धान के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे हम इसके प्रायद्वीपीय भारत के तीसरे पार्ट की, जो कि पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत से पूर्वी घाट की विशेषताएं बताएगा। ठीक है, तो देखो, पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर फेके मोरियन यानी कन्याकुमारी तक जाता है।
पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है और पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत का दूसरा लंबा पर्वत है। पूरी तरीके से भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत भारत का सबसे लंबा पर्वत है। इसे शाहयादी भी कहते हैं। ये सही में पर्वत ना होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। ठीक, अब देखो, यह भ्रंश कगार तब बना था जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट के टूटकर अलग हुई थी। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मांडव, बारदा, गिर पहाड़ी पर ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई चोटी है एमपी में। कालसुबाई चोटी के पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी है एमपी में। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलकर पूर्व में प्रवाहित होती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी चोटी है केंद्रमुख, और कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु में बहती है यहाँ से। दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत भृगु पर्वतीय ढाल गाढ़ का निर्माण करती हैं और कहलाती है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, उत्तर में कर्नाटक में। ठीक हो गया। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा चोटी जो है दक्षिण भारत का सेकंड सबसे ऊंची चोटी है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊंची या ऊटक मंडल तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर ही है। केरल का प्रसिद्ध साइलेंट वैली जो है सदाबहार वन, शांत घाटी भी बोलते हैं इसको, नीलगिरी पहाड़ी पर ही है। ठीक है, अब देखो, साइलेंट वैली वन वो अपनी बायोडाइवर्सिटी और घने फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है पर्वतीय जो कि कहलाता है पालघाट दर्रा। स्थानीय रूप से पलक्कड़ गैप कहते हैं इसको। ठीक है, और पालघाट दर्रे से केरल और तमिलनाडु के स्थलों, सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया जाता है इसको। पालघाट दर्रा के दक्षिण में एक और पर्वतीय ग्रंथि है, गांठ, यानी कि अनाईमुदी पर्वत गांठ बोलते हैं इसको। ठीक है, अनाईमुदी पर्वत गांठ से 3 जगहों से पहाड़ियां निकली हुई हैं। पहला उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा दक्षिण की ओर काडामम पहाड़ी, तीसरा उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी निकली हुई है तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। काडामम पहाड़ी की बात करें तो इलायची पहाड़ी और इलामलाई पहाड़ी जो है भी कहते हैं इसको। पर्यटन स्थल देखो, कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर हैं और पालनी पहाड़ियाँ पूरी तरह से तमिलनाडु में विस्तृत है, जबकि अन्नाईमलाई और काडामम पहाड़ी जो है तमिलनाडु और केरल के सीमा पर हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह गैप पाए जाते हैं। दर्रा, पालीघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र पर मुंबई से नागपुर जाने वाली सड़क। सेकंड जो है घोरघाट दर्रा है, पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे फिर चेन्नई। देखो, थर्ड जो है पालघाट दर्रा है, केरल में है, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में, अनामलाई के उत्तर में है। फोर्थ जो है सेनकोटा गैप है, काडामम पहाड़ी पर है, केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम में है। पूर्वी घाट पर्वत की बात करें तो पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध एवं निरंतर ना होकर जगह जगह कटा छटा हुआ है। कारण पठार का ढाल पूर्व की तरफ है, जिस कारण नदियां यहाँ पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। इन्हीं नदियों ने घाट को काट छाट दिया है। और देखो फिर क्या किए हैं, उदाहरण गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट बिल्कुल गायब सा हो गया है। ठीक है, यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, बलिकोंडा, शेषाचलन पहाड़ी। ठीक है, तमिलनाडु में चबादी, सेवासव, पंथमलाई एक्सेट्रा। ठीक है, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ चारकोनाट से बनी हैं। नीलगिरी सहित तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब अगला चैप्टर है हमारा तटीय मैदान और उत्तर भारत का मैदान। ठीक, तो देखो पश्चिमी तटीय मैदान देखें तो विस्तार इसका गुजरात से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तट की सबसे ज़्यादा चौड़ाई नर्मदा तापी नदी के मुहाने पर है और गुजरात गोवा तक कोंकण तट बोला जाता है इसको, गोवा टू कर्नाटक तक कंकड़ तट, और कर्नाटक से मंगलौर से कन्याकुमारी मलाबार तट, और मलाबार तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। समुद्र का वो जल जो जमीन के अंदर तक घुसा हुआ उसको बोलते हैं लैगून झीलें। ठीक है, लैगून झीलें खारी होती हैं, उदाहरण केरल में बगबागड़ झील और अष्टमुदी झील। ठीक, अब देखो स्थानीय रूप से इन झीलों को
क्याल कहते हैं। ठीक है। और पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी यानी ज्वार नद मुख। इसी प्रकार कर्नाटक में मांडवी, ज्वारी और शरावती कर्नाटक में नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। केरल में भरतपुजा और परिया है। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है। उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है और कुछ लैगून झीलें। उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में फुलिकर झील, और झील के बीचों बीच एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप बोलते हैं जिसको। इसे इसरो का अंतरिक्ष केंद्र है यह। और जहाँ पश्चिमी तटीय मैदान एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा ये जलोढ़ निरपेक्ष के अपने मुहाने पर इकट्ठा कर देती हैं, क्योंकि ये काफ़ी धीमी होती हैं, तो तट तक पहुंचने से पहले ही नदी काफ़ी धाराओं में बढ़ जाता है। पूर्वी तटों का निर्माण जो है सैकड़ों नदियों के डेल्टाओं से हुआ है। ठीक है। पूर्वी तट जो है बहुत उपजाऊ हैं, धान के लिए फेमस हैं। कावेरी और तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अब देखो उत्तर भारत का मैदान, नदी शिलाखंडों को बहाकर लाती हैं। गिरियात पर आते आते धीमी गति के चलते शिलाखंडों को वहीं इकट्ठा कर देती हैं। क्षेत्र देखिए भाबर क्षेत्र, भाबर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि भाबर में से नदियाँ बाहर निकलती हैं। नदियों का जल चारों तरफ फैल जाता है, इससे चलते एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है सिंधु नदी से तीस्ता तक। यहाँ रेप्टाइल्स बहुत पाए जाते हैं, बीमारियों का गढ़ है यह। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम करेंगे भारत की नदियाँ।